हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQIAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर चलाई जा रही ज्योग्राफी प्री PYQ सीरीज में, जो कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी समाप्त होने वाली है और अगली वीडियो से हम इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित कुछ क्वेश्चन को कवर करेंगे। इससे पहले भी इंडियन ज्योग्राफी का एक पोर्शन हमने पूरा कवर किया है, जिसमें भारत की नदियां, भारत के तटीय मैदान और साथ में भारत की जो जलवायु है इसके परिप्रेक्ष्य में हिमालय के क्वेश्चन, उत्तर भारत के विशाल मैदान के क्वेश्चन, भारत के द्वीपों के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन। अब अगेन हम एक और जो डायमेंशन है वो इंडियन ज्योग्राफी के लेकर आएंगे, यानी कि ये सीरीज बुधवार से स्टार्ट हो जाएगी। अभी आज के इस वीडियो में ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी पूर्णतः समाप्त होने वाली है, यानी कि ये ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी का लास्ट वीडियो है। हर बार की तरह भाई, यदि आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी हो तो आप अभिषेक कुमार ज्योग्राफी टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यह है उस टेलीग्राम चैनल का QR कोड। इसको भी डायरेक्ट स्कैन करके आप टेलीग्राम हैंडल से ज्वाइन हो सकते हैं। यह है मेरे तमाम प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिससे आप कनेक्ट होकर आगामी जितनी भी अपडेट होती हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का डिस्कशन। देखें भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें बताया गया है ज्वार और भाटे के बारे में यहां पर डिस्कशन हुआ है। अब जरा देख लेते हैं कि ये डिस्कशन क्या कहता है। जस्ट अ सेकेंड। ज्वार और भाटे को लेकर यहां पर डिस्कशन किया गया है कि ज्वार और भाटे नौ संचालन और मछली पकड़ने में बहुत ज्यादा सहायक होते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई कहा जाता है कि ये जो ज्वार और भाटे हैं, इनके कारण जो मछलियां हैं वो तटवर्ती क्षेत्रों में आ जाती हैं, और तटवर्ती क्षेत्रों में आ जाने के कारण जो मछुआरे होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी सिचुएशन मानी जाती है। और साथ ही साथ नौ संचालन भी यहां पर बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि जब कोई भी जहाज मध्य सागर में रहता है तो ये मध्य सागर में उठने वाली ज्वार और भाटा की लहरें इनको तटवर्ती क्षेत्रों में लाकर खड़ा कर देती हैं, यानी कि जो नेविगेशन होता है उसके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी मानी जाती हैं ज्वार और भाटा की लहरें। ठीक है, उच्च ज्वार बड़े जहाजों को बंदरगाह में सुरक्षित रूप से प्रवेश करने या छोड़ने में सक्षम बनाता है। जो स्टेटमेंट मैंने अभी बोला वही वाला है। ज्वार बंदरगाहों में गाद जमा नहीं होने देता। बिल्कुल सही है, यानी कि अवसादों को ये खुले सागर में बहा देता है। ठीक है, इसीलिए आप पाएंगे कि जिस भी एरिया में ज्वार और भाटे ज्यादा आते हैं वहां पर प्रायः जब नदियां डेल्टा बनाती हैं तो वो डेल्टाई क्षेत्र अक्सर टूट जाया करते हैं। ठीक है, यानी कि अब आपके मन में एक शंका ये आ सकती है कि भाई बंगाल की खाड़ी सागर में यदि ज्वार और भाटा आते हैं तो यहां पर तो कई नदियां आकर डेल्टा बनाती हैं, परंतु आप जरा ध्यान से देखेंगे तो ये डेल्टा सुंदरबन डेल्टा की जितना बड़ा नहीं होगा। कारण क्या है कि यहां पर ज्वार और भाटा आता है और अपना प्रभाव छोड़ता है, और कई बार यहां पर जो लैगून झीलें हैं इनको भी प्रभावित कर देता है। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी सही होगा। कांडला और डायमंड पोर्ट, कांडला बंदरगाह ये गुजरात में है भाई, याद रखिएगा। और ये जो डायमंड पोर्ट है ये आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि इसका पूरा नाम है डायमंड हार्बर ज्वारीय बंदरगाह। ये भी एक प्रकार का ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, तो डायमंड हार्बर ये हुगली नदी के तट पर स्थित दिखाई देता है। और हुगली नदी कहां प्रवाहित होती है तो पश्चिम बंगाल में। ठीक, हुगली नदी के तटीय क्षेत्र में ये आपको स्थित देखने के लिए मिलेगा। पूछा गया है कि निम्न में से कौन से कथन सही हैं, तो 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं भैया। यहां पर आदिम जनजातियों और उनके निवास स्थान के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है की बात हो रही है। कौन सा सही नहीं है? देखिए, बुक्सा पौरी ये गढ़वाल क्षेत्र में आता है। गढ़वाल कहां है तो ये उत्तराखंड एरिया में आता है। यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम मत लगा लेना। कोल आपने सामान्यतः सुना होगा कि भाई कोल, बैगा, भील, ये आपको यानी कि कोल मेनली जबलपुर में दिखाई देते हैं, MP में ये आता है। मुंडा छोटा नागपुर यानी कि झारखंड की ये जनजाति है। बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। कोरबा, ये कोरबा आती है भाई झारखंड में। मैं आपको बता दूं ये कोरबा झारखंड में आती है, और ये जो कोडागू है ना ये कर्नाटक का क्षेत्र है। ठीक है, मतलब कि ये वाला हमारा गलत है, ऑप्शन नंबर डी। समझे ना क्यों गलत है? क्योंकि बुक्सा पौरी एक जनजातीय क्षेत्र है, ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में मिलेगी। मुंडा छोटा नागपुर क्षेत्र में मिलती है, अर्थात ये झारखंड की जनजाति है। कोरबा झारखंड की जनजाति है, परंतु कोडागू में नहीं मिलती, ये कर्नाटक में आता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। कोल जबलपुर में मिलती है, ये मध्य प्रदेश में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे विश्व का कॉफी बंदरगाह कहा जाता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास कभी ना कभी अटेंड की हो
तो आपको ये क्वेश्चन बड़े ही इजी मैनर में बन जाएगा, यानी कि जो हम बनाते हैं ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट वाला सेक्शन, यहां पर हम बनाते हैं ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। और जब आप साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर आता है अमेजन वन वाला एरिया, और वहां पर हम पढ़ते हैं कि भाई ये अमेजन नदी के आसपास बसा हुआ है, तो याद रखिएगा कि अमेजन नदी के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर बताते हैं कि ये वाला क्षेत्र कॉफी उत्पादन के लिए जाना जाता है, और ब्राजील विश्व में कॉफी उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, कॉफी उत्पादन में ब्राजील अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इवन हमारा जो कर्नाटक क्षेत्र है, कर्नाटक क्षेत्र भी कॉफी के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। चिकमंगलूर कॉफी के उत्पादन के लिए जाना जाने वाला जिला है, परंतु हमारे यहां उत्पादित होने वाली कॉफी उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, परंतु ब्राजील में हर एक क्वालिटी की कॉफी का उत्पादन किया जाता है और निर्यात भी किया जाता है। और निर्यात करने के लिए जिस बंदरगाह का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है सेंटोस बंदरगाह। ठीक है, इसी को कहा जाता है कॉफी पोर्ट, है ना, सॉरी, हाँ यही तो क्वेश्चन है, इसी को कहा जाता है कॉफी पोर्ट। और साथ ही साथ पोर्ट का हिंदी मतलब होता है बंदरगाह, और इसी को अन्य भाषा में कहा जाता है पत्तन। तो कई बार आपसे ये कॉफी बंदरगाह ना पूछकर कॉफी पत्तन पूछ लेगा या फिर कहवा पत्तन पूछ लेगा, तो ये भी याद रखिएगा। रियो डी जेनेरो, ब्यूनस आयरस, साओ पोलो, आप मुझे बताइएगा भाई ये रियो डी जेनेरो ये भी आपको दिखाई देगा ब्राजील में। ठीक है, ब्यूनस आयरस कहां पर है और साओ पोलो कहां पर है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए, पहली जो सूची है उसमें औद्योगिक प्रक्रियाएं दी गई हैं, और दूसरी जो सूची है उसमें उद्योग जिससे ये संबंधित है वो दिया हुआ है। अब इनको सुमेलित करना है और बताना है कि भाई कौन सा यहां पर ऑप्शन सही दिखाई देगा। चलिए एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, जब आप क्रैकिंग की बात करते हैं तो असल में क्रैकिंग पेट्रोलियम से संबंधित है। ये पेट्रोलियम को शोधित करने से ये संबंधित है। प्लगलन की बात करेंगे तो प्लगलन में मुझे थोड़ा सा डाउट होता है, परंतु हां जब आप वसा की बात करते हैं तो इसमें हाइड्रोजनीकरण आता है। चलो ठीक, अब मुझे ये दो ही सही लग रहे हैं, क्योंकि क्रैकिंग में 100% मैं श्योर हूं, इसमें मैं 90% श्योर हूं। इसी के आधार पर हम आंसर निकालने का ट्राई करते हैं, यानी कि पहले का है दूसरा और तीसरे का है चौथा। पहले का है दूसरा और तीसरे का है चौथा, तो ये तो गलत हो गया। पहले का दूसरा और तीसरे का चौथा, ठीक है, यानी कि इसमें करना कुछ नहीं था, प्रोसेस बताई गई थी, और ये प्रोसेस किसकी है ये हमको बताना है। ये यहां पर सही सुमेलित करने वाला ये क्वेश्चन था। ठीक है, यानी यदि ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप घबराए नहीं भाई, जितना आपको पता है आप उसके अकॉर्डिंगली आंसर लगा दें। जितना भी पता है आपको, है ना, उसके अकॉर्डिंगली आंसर लगाएं। एक बार ऑप्शन चेक कर लें। हमको पूरे आंसर नहीं पता थे, मैं आपको सही बताता हूं कि कई बार ये एज अ टीचर भी मेरे साथ ये मिस्टेक होती है कि भाई कई बार याद नहीं आता एंड टाइम पर, और जब एंड टाइम पर याद नहीं आता तो फिर आप यहां पर एलिमिनेशन मेथड लगा लें। एलिमिनेशन कैसे, जो आपको पता है वो देख लें। क्रैकिंग मुझे पता था बिल्कुल 100% श्योर, 90% मुझे पता था कि भाई हाइड्रोजनीकरण खाद्य वसा से संबंधित है। मैंने इन दोनों का देखा, ठीक है, कि भाई पहले का होना चाहिए दूसरा, तो पहले का दूसरा किस किस में दिया था, इसमें और इसमें, और तीसरे का होना चाहिए चौथा। तीसरे का चौथा दिया है क्या, इसमें नहीं दिया, मतलब कि गलत हो जाएगा, और इसमें दिया है मतलब कि ये सही हो जाएगा। अब तीसरे का चौथा यहां पर भी दिया है, परंतु पहले का दूसरा तो नहीं दिया ना। बात समझ में आई है ना, ये एलिमिनेशन मेथड यहां पर लगा लो, ये काम आ जाएगी। और ऐसे में क्वेश्चन गलत होने की संभावना बिल्कुल न्यून होती है, यानी कि 0 कुछ % गलत होने की संभावना है, नहीं तो हर बार। परंतु हां, एक से ज्यादा ऑप्शन आपको बनने चाहिए, नहीं तो यदि एक ही ऑप्शन बन रहा है और वो ऑप्शन कई में है तो फिर ये दिक्कत की बात हो जाती है। तो एक से ज्यादा ऑप्शन आपसे बनने चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़े उससे पहले भाई स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर अभी प्रारंभ हुई है स्टडी IQ लर्निंग फेस्टिवल सेल। यदि आप ये इस समय स्टडी IQ IAS हिंदी के किसी भी बैच को ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करते समय AKV लाइव कोड का यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा। यानी कि तमाम प्रकार के बैचेस में अभी बहुत ज्यादा डिस्काउंट अवेलेबल है। जैसे लास्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 9,999 रुपए में और साथ ही साथ 5,999 रुपए में आप SIP के बैचेस, ये SIP के बैचेस और साथ ही साथ ये सिल्वर बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये प्राइजेस डाउन हो गए हैं। किसके तहत, ये स्टडी IQ लर्निंग फेस्ट के तहत। याद रखिएगा कि SIP का जो बैच है ये अब आपको मिलेगा AKV लाइव कोड का यूज करने पर 3,499 रुपए, क्षमा करिएगा। ये सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच है, ठीक है, ये प्रारंभ हो चुके हैं।
अब ये जो लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है इसकी अंतिम तिथि है 28 फरवरी, यानी कि 28 फरवरी तक ही आपको इसमें सेल का फायदा मिलेगा, इसके पश्चात सेल का फायदा नहीं मिलेगा। यदि मान लीजिए आप 2025 का एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको एसआईपी से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है। अब आप किसको ज्वाइन करेंगे, तो 2026 और 2027 के बैचेस को आप ज्वाइन करेंगे। 2026 के बैचेस को यदि आप ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये P2I बैच है। सिल्वर बैचेस का प्राइस है AKV लाइव कोड का यूज करने पर 8,499 रुपए, गोल्ड का है 17,999 और प्लेटिनम का है 26,999 रुपए। और ज्यादा यदि आपको डिटेल चाहिए हो तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए हुए हैं उनके माध्यम से आप डायरेक्ट वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और वेबसाइट में जो कोर्स कंटेंट होगा उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आपको संपूर्ण जानकारी अवेलेबल करा दी जाएगी। यानी कि वहां पर पूरा का पूरा ब्रोशर है, आप एक बार उसको पढ़ लें और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो कमेंट सेक्शन में ही वहां कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप वहां पर भी कॉल करके अपनी जितनी भी शंकाएं हैं उनको दूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, डेट याद रखिएगा कि 28 फरवरी तक ही ये सेल अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और साथ में यदि आपको बुक चाहिए हो तो बुक में भी आप AKV लाइव कोड का यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा, तेल के लिए बड़ी क्षमता वाला रवा अपतटीय ब्लॉक कहां पर स्थित है, 1999 का ये क्वेश्चन है। बहुत बार ये क्वेश्चन सामने आया है, ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर है कृष्णा गोदावरी बेसिन वाला क्षेत्र। ठीक है, गोदावरी कृष्णा बेसिन KG बेसिन के नाम से जाना जाता है। गोदावरी कृष्णा नदियां क्यों महत्वपूर्ण है, ये मैंने पहले ही बताया था कि भाई यदि आप गोदावरी और कृष्णा नदियों की बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों ही नदियां निकलती हैं जिस क्षेत्र से, वो है पश्चिमी घाट पर्वत वाला एरिया, और अपना मुहाना बनाती हैं आंध्र प्रदेश में जिस एरिया में, वहां पर मिलती है शैल गैस। और ये शैल गैस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, यानी कि प्राकृतिक गैसों में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, एक प्रकार की नेचुरल गैस है। और ये शैल गैस के उत्पादन के लिए हम जिस वनस्पति का यूज करते हैं इसका नाम है गुआर गम, और इसी गुआर गम के कारण ही USA इंडिया रिलेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे और साथ में इनका इंटरनेशनलाइजेशन, अंतरराष्ट्रीयकरण भी देखने के लिए मिलता है। तो ये गोदावरी कृष्णा बेसिन पर ही रवा अपतटीय ब्लॉक स्थित है। चलिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में बाकी की तुलना में कार्बन का प्रतिशत अधिक होता है। देखिएगा भाई, जो एंथ्रेसाइट कोयला है ना, ये भी बाकी ये कोयले के प्रकार है। बिटुमिनस सेकंड द्वितीय क्वालिटी का कोयला माना जाता है, लिग्नाइट तृतीय क्वालिटी का कोयला माना जाता है, पीट सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला माना जाता है। याद रखिएगा कि ये जो बिटुमिनस है इसमें कोयले का परसेंटेज थोड़ा सा कम होता है कंपैरेटिवली एंथ्रेसाइट के। एंथ्रेसाइट में जो कोयले का परसेंटेज, कार्बन का परसेंटेज, ये लगभग 90% तक होता है, यानी कि 90% के आसपास तक ये होता है। कई बार ये 90% से ज्यादा हो जाता है। इसको जलाया जाता है तो ये धुआं भी कम छोड़ता है और इससे प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती है। सबसे उच्च क्वालिटी का ये है। परंतु भारत में जो मिलता है 90% कार्बन इसमें मौजूद है, परंतु मैं बात कर रहा हूं कि भारत में कौन सा प्रेजेंट है, तो भारत में मौजूद है बिटुमिनस प्रकृति का, बिटुमिनस प्रकार का कोयला। ये जो बिटुमिनस प्रकार का कोयला है इसके बारे में याद रखो कि भारत के 3 क्षेत्रों में, एक है दामोदर नदी की घाटी, एक आती है गोदावरी नदी की घाटी, और एक आती है बच्चे स्वर्ण रेखा नदी की घाटी। जिसमें से जो दामोदर और स्वर्ण रेखा हैं ये असल में प्रवाहित होती हैं कहां पर, ये प्रवाहित होती हैं छोटा नागपुर पठार में, और छोटा नागपुर पठार में ही लौह अयस्क के भंडार भी प्रेजेंट है। और ऐसा क्षेत्र यहां पर लौह अयस्क और साथ में कोयला एक साथ मिल जाता है, वहां पर औद्योगिक क्षमताएं बहुत तेजी से, या फिर औद्योगिक क्षेत्र बहुत तेजी से विकसित होते हैं। यानी कि यदि आपके मन में यह शंका उत्पन्न होती है, प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कारण है भाई कि झारखंड को यदि आप आज की कंडीशन में देखोगे तो यह गरीब राज्य है, परंतु वहां पर औद्योगिक गतिविधियां बहुत अच्छे संचालित हो रही हैं। यानी कि टाटा ने, जो रतन टाटा थे, जमशेदजी टाटा थे, इन्होंने अपना केंद्र झारखंड ही क्यों बनाया, कहीं प्रश्न नहीं आता क्या मन में? इसका एक ही आंसर है कि भाई जिस भी एरिया में, वर्ल्ड के जिस एरिया में लौह अयस्क और कोयला, ये दोनों ही खनिज यदि एक साथ मिल रहे हैं तो वहां पर औद्योगिक गतिविधियां बहुत अच्छे से संचालित होती हैं। क्योंकि किसी भी देश को विकासशील से विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक है कोयला और एक आता है क्या, लौह अयस्क। इन दोनों के आधार पर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत अच्छे से बूम पर ले जा सकते हैं।
इज दैट क्लियर? तो यहां पर याद रखिएगा कि भारत में जो कोयला मिलता है वो मेनली बिटुमिनस प्रकार का है और 2% से भी कम एंथ्रेसाइट कोयला है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर को चुनना है। चलिए भाई, एक जगह दिया हुआ है लकड़ी का नाम, है ना, यह लकड़ी है, जनजाति मत समझ लेना इसको। और एक जगह दिया हुआ है क्या, देश का नाम। 1999 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब हो सकता है कि भाई महोगनी आज भी चर्चा में है, सागौन आज भी चर्चा में है, देवदार आज भी चर्चा में है। देवदार की यदि आप बात करोगे तो ये पाई जाती है भाई जो मध्य अमेरिका वाला सेक्शन है ना, मध्य अमेरिका वाला सेक्शन, वहां पर आप देखोगे तो मिलेगी। और मध्य अमेरिका के साथ साथ यदि हम ज्यादा बोलें तो लैटिन अमेरिका वाला एरिया ये ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा भाई। जो लैटिन अमेरिका वाला सेक्शन है वहां पर ये देवदार पाई जाती है, एक प्रकार की ये लकड़ी है। और मध्य अमेरिका में ही आता है मैक्सिको वाला क्षेत्र। मैक्सिको के अलावा ये आपको देखने के लिए मिलती है ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला के अलावा सेल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, इन क्षेत्रों में आपको देखने के लिए मिलेगी। और ग्वाटेमाला, सेल्वाडोर में तो ये बहुत ज्यादा दिखाई देती है, ठीक है। तो पहले का हो गया हमारा तीसरा, तो पहले का तीसरा इसमें भी है और पहले का तीसरा इसमें भी है, यानी कि 2 तो हमारे पहले ही गलत हो गए। चलिए आगे देखते हैं। डगलस देवदार, डगलस देवदार की यदि हम बात करते हैं तो याद रखें भाई ये मिलती है यूएसए में भी मिलती है और ये कनाडा यानी कि कनाडा में भी मिलती है। तो डगलस देवदार ये बिल्कुल सही है। महोगनी और ज्यादा देख लेते हैं क्योंकि डगलस देवदार में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। महोगनी को देखें हम तो महोगनी मेनली आपको दिखाई देती है होंडुरास में, है ना, यानी कि इसका ये भी कई प्रकार की होती है। एक है होंडुरास महोगनी, एक आती है वेस्ट इंडीज महोगनी, ठीक है, वेस्ट इंडीज महोगनी। इंडियन महोगनी अलग होती है, ये वेस्ट इंडीज महोगनी है, इंडियन महोगनी अलग होगी, ठीक है। सभी की अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। अब सागौन की बात करें तो भाई सागौन वैसे तो भारत में सबसे ज्यादा मिलता है क्योंकि भारत का जो सतपुड़ा वाला क्षेत्र है वहां पर वर्ल्ड का सबसे पुराना सागौन मिलेगा। परंतु ये सागौन इरावदी और यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है और साथ में जो इरावदी नदी है, इरावदी और साल्वेन नदियां हैं, इनके मध्य वाले क्षेत्र में मिलेगा। मतलब कि 4th का हो गया हमारा पहला म्यांमार, तो 4th का पहला हो गया, 4th का पहला कहीं और पर था, तो सही स्टेटमेंट है हमारा, यानी कि सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्या चुनना था, सही, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। तो एक जगह दिया गया है क्या, पर्ल फिशिंग, ऑटोमोबाइल, जहाज निर्माण, इंजीनियरिंग सामान, और इसके लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है इसके बारे में डिस्कशन हुआ है। देखो भाई, ऑटोमोबाइल के लिए आप और हम सभी जानते हैं कि भाई ऑटोमोबाइल के लिए मेनली पुणे फेमस है, ठीक है। ये आता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के वृश्चिक छाया प्रदेश यानी कि रेन शेडो जोन के अंतर्गत ये आपको देखने के लिए मिलेगा। जहाज निर्माण की बात करें तो जहाज निर्माण के लिए मेनली जाना जाता है मर्मागांव, ये गोवा के अंतर्गत आता है। और इंजीनियरिंग सामान के लिए जाना जाता है पिंजौर, यानी कि सही क्या बैठ रहा है हमारा, ऑटोमोबाइल के लिए पुणे मतलब कि 1 नंबर, जहाज निर्माण के लिए मर्मागांव मतलब कि 4 नंबर, और इंजीनियरिंग सामान के लिए पिंजौर मतलब कि 3 नंबर। 1 4 3 ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। 1 4 3 को देखें तो 1 4 3 1 4 3 1 4 3, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हमारा माना जाएगा। चलिए भाई, यानी कि इन सभी के बारे में पर्ल फिशिंग अभी खासा करंट में है, तो करंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रमुख भारतीय राज्यों में केरल की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत कारण है। 1999 का है, नॉट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है, अभी करंट पॉइंट ऑफ व्यू से। कारण यह है कि अभी जो करंट का सेंसेक्स आया होगा वो सेंसेक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि जो जनसंख्या घनत्व का डेटा, जनसंख्या का डेटा, ये तमाम प्रकार के डेटा रिलीज किए गए हो ना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट इज वाई ये वाला क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं, मैंने लगा इसलिए दिया कि भाई 1999 का ये क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए और इसीलिए आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो निम्नलिखित राज्यों और जनजातियों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए, आसाम और मेघालय
आसाम प्लस मेघालय की जो जनजातियां हैं, ऐसा नहीं है भाई कि पहला स्टेटमेंट आपने देखा कि आसाम में मेरी जनजाति नहीं पाई जाती, असल में पाई जाती है। ये है हमारा कौन सा, ये है हमारा मेघालय का पठार, और मेघालय पठार के ही बाजू से लगा है कार्बी एंगलोंग पठार। यहां पर कुछ पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जैंतिया, बराइल, मिकिर, रेंगमा। ठीक है, ये क्या है, गारो, खासी, जैंतिया, बराइल, मिकिर, रेंगमा, ये सब पहाड़ियां हैं। और ये पहाड़ियों के नाम किसके आधार पर रखे गए हैं, ये रखे गए हैं यहाँ की जनजातियों के आधार पर। इसी प्रकार से उत्तर में है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में कुछ पहाड़ियां हैं, ठीक है, इनके नाम है डाफला, मिरी, अबोर, वामिश्मी। ठीक है, यानी कि ये प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आती हैं और ये आती हैं हिमालयन पहाड़ियों के अंतर्गत। तो इसमें से ये जो आसाम में मेरी पहाड़ी है, ये असल में अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है, परंतु ऐसा नहीं है कि आसाम में नहीं मिलती है। मेघालय लिखा हुआ है यहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश है, परंतु ऐसा नहीं है कि भाई ये आसाम में नहीं मिलती है, आसाम में भी मिलती है। ठीक है, नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की कोन्याक है, बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश की ये एक प्रकार की नागा जनजाति है, याद रखिएगा, नागा जनजाति की एक वैरायटी है कोन्याक। अरुणाचल प्रदेश की अपतानी है, और साथ में वो डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की लबांडा, लनबाडा नहीं है। ये गोंड, भील, बैगा ये सब होती तो फिर सही होता। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि पूछा गया था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है भाई, तो सही सुमेलित चौथा नहीं है। अब यहां पर हमारी ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी समाप्त होती है। अब आने वाले समय में मैं भौगोलिक अवस्थिति से, यानी कि इंडिया की भौगोलिक अवस्थिति से जो क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू हैं, यानी कि पीवाईक्यू हैं, उनको स्टार्ट करूंगा। यदि आपको ये सीरीज पसंद आती है तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस सीरीज को एक बार शेयर अवश्य करें, ताकि 2025 में एग्जाम को फेस कर रहे सभी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके और एक प्रकार से उनको नॉलेज हो सके कि भाई यूपीएससी के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और साथ में अपना रिस्पेक्टिव कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।